नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पे एंड आई वेलकम यू ऑल इन प्रहार सीरीज एंड ऑल्सो आई वेलकम यू ऑल इन माय सेकंड लेक्चर। मेरा नाम है पायल और मेरे साथ आप कर रहे हो इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन विच इज इकोनॉमी। एंड आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो रहने वाला है हमारा बैंकिंग सेक्शन के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था इन्फ्लेशन। हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछे जाते हैं बाय यूपीएससी। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो है वो ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। और ट्रेंड इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि पहले 2017 में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे एंड विद टाइम कैसे ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहे हैं हमारे, जो भी हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनके ऊपर जिनसे यूपीएससी जो है वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती है, वो हम आज की वीडियो में वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। प्लस कैसे डिस्कस करेंगे उसको, कंसीडरिंग एमसीक्यूज या फिर यू कैन से कंसीडरिंग पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे रहने वाले हैं। हमारे प्रीलिम्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछता है यूपीएससी। बट उसको स्टार्ट करने से पहले वन गुड न्यूज फॉर यू इज कि प्रीलिम्स या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा 2025 के लिए जो भी बच्चे अपेयर कर रहे हैं, सबसे सस्ते प्राइस पे आपको कोर्स मिल रहा है एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेल इट। 18,000 में यू आर गेटिंग फुल फ्लेज कोर्स जहां पे आपको मेंटर्स जो है वो प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आपको आपके जो सिलेबस है उसका होलिस्टिक कवरेज मिलेगा एंड सो फोर्थ। आपको जो यू कैन से बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट कम प्राइस में अनअकैडमी जो है वो आपको ऑफर कर रहा है बेनिफिट्स। एंड टू, जो आपको मेंटरशिप है वो आपको क्या, जो हमारे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे एजुकेटर्स हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको प्रॉपर सिलेबस की कवरेज भी करवाएंगे। सो स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछता है जब हम बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। एंड रिमेंबर, इन्फ्लेशन, जब मैंने लास्ट वीडियो में इन्फ्लेशन चैप्टर लिया था वो तभी लिया था क्योंकि उसमें से यूपीएससी जो है वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती है। एंड सिमिलरली अगर मैं मनी एंड बैंकिंग की बात करूं तो मनी एंड बैंकिंग भी बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, जो यूपीएससी है हमसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है पूछती है। हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है किसके ऊपर, मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। सो मनी एंड बैंकिंग इज समथिंग कि जिसको आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, रादर उसका एकदम होलिस्टिक कवरेज करना है। उसके अंदर अब क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा था 2022 में। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है जो कि हर साल जो है वो फ्रीक्वेंटली, जो एक सब टॉपिक अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा आरबीआई है तो उसके ऊपर आप देखोगे कि 3-4 साल में हमेशा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। बट ये क्या है, हमारा कुछ अलग सा क्वेश्चन है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। बट आने वाली स्लाइड्स में हम वो चीजें देखेंगे जिनके ऊपर फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन बच्चे किसके ऊपर है, सो दे हैव आस्क्ड अबाउट बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, क्वेश्चन अब किसके ऊपर है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के ऊपर। अब जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रीड कीजिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि बैंक्स जो हमारे पास बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, जो हमारा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है वो है क्या। सो कमिंग टू द इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने पूछा क्या है। तो अगर मैं बात करूं हमारे बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। बट इसका पर्पस क्या था, उससे पहले ये चीज याद रखना जरूरी है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है। फिर उसके बाद ये किसके अंडर आती है, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इतना कंप्लीट है हमारा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में। बट इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्यों इसको एस्टैब्लिश करा गया था, सो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू इंप्रूव द गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट की सर्विसेज रहती हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है हमारे पब्लिक सर्विस सेक्टर में या फिर यू कैन से हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, दैट आर
PSBs, तो इनकी यू कैन से कि जो हमारी वर्किंग है या फिर जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको मोर ट्रांसपेरेंट रखने के लिए या फिर और ज्यादा बेहतर करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है विच इज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इसको लाया गया ताकि हम चीजों को या फिर सर्विसेज को और ज्यादा क्या करें, और ज्यादा बेहतर बनाएं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। नाउ इट इज रिकमेंडिंग द लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स एंड गाइडिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर कैपिटल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है कि हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको यूपीएससी कुछ ऐसा स्टेटमेंट पुट कर दे या फिर आपसे कोई चीज ऐसे करके मोल्ड करके पूछे जहां पे आपको हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी जाए, है ना, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या है, हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है, इट इज आर ऑटोनॉमस बॉडी। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सभी पता लग गया रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। सो हमें जो है वो 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। ठीक है, अब इन 3 स्टेटमेंट से हमें देखना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, दैट द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी व्हिच इज बैंक्स ब्यूरो, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो गवर्नर है हमारे आरबीआई का, वही चेयरमैन होता है किसका, हमारे बीबीबी का। बट हमने पढ़ा था दैट इट इज ऑटोनोमस बॉडी, मतलब यहाँ पे जो चेयरमैन है वो भी क्या होगा, चेयरमैन भी क्या होगा, वो भी इंडिपेंडेंट होगा, वो भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई बच्चे गलत। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, जब भी हम ऑप्शंस या फिर जब भी हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाते हैं तो ट्राई कि आप अपना नॉलेज भी वहां पे कवर करो, अपना नॉलेज भी वहां पे अप्लाई करो, बट साथ साथ आप क्या करो, स्मार्ट वर्क भी करो। बट जब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आपने पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया है इसको यू हैव एलिमिनेटेड बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आपको स्टेटमेंट्स में जाना है और आपको देखना है कि पहला जो है वो कहाँ कहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो मेंशन्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो गिवन है। अगर मैं सिमिलरली सी की बात करूं तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, एंड सिमिलर इज विद द फोर्थ ऑप्शन बिकॉज दे ऑल आर कंसीडरिंग फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, सेकेंड ऑप्शन विच सेज कि दो सेकेंड एंड थर्ड जो है, सेकेंड एंड थर्ड ओनली द स्टेटमेंट्स सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट वंस। अब यहाँ पे ये क्या बोलता है कि जो हमारा बीबीबी है इट रिकमेंड्स द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हमने ये तो देखा कि उसको रेगुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाने के लिए, उनकी सर्विसेज को और रेगुलेट करने के लिए क्या करा गया है, हमारा जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसको लाया गया है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, दैट बीबीबी हेल्प्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। ये स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा। सो यहाँ से पता लग गया हमें कि बच्चे ये जो हमारा सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नॉन फंजाइबल टोकन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है एक लेटेस्ट आप बोल सकते हो या फिर ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये क्या है, एक लेटेस्ट टॉपिक है। नाउ इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू योर क्रिप्टो करेंसी, या फिर आप बात कर सकते हो जो हमारे बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टो करेंसी है। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है या फिर ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इट इज रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको पता लग गया एक ब्रॉड सेंस में। नाउ अगेन दिस वाज आस्क्ड इन 2022। अब यहाँ पे आपको एक ब्रॉड सेंस आ गई कि यहाँ पे किसके ऊपर पूछा गया है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। नाउ दे हैव आस्क्ड अबाउट नॉन फंजाइबल टोकन्स। ठीक है, अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, एनएफटीज के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। सो अगर मैं बात करूं हमारे एनएफटीज की, सो आपको बच्चे याद रखना है कि ये एक यूनिक क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, नाउ यू विल से कि मैम आप इसको यूनिक कैसे बोल सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, बिटकॉइंस है, बट आप इसको यूनिक कैसे बोल रहे हो। सो अगर मैं बात करूं हमारी क्रिप्टो करंट जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स है, ठीक है, अब ये क्या है, हमारे एनएफटीज क्या है, इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। बट यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं कि यूनिक कैसे है, तो बच्चे आपको याद रखना है कि ये क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ अ स्पेसिफिक डिजिटल और फिजिकल एसेट एंड दे आर नॉन फंजाइबल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये फंजाइबल नहीं है, दीज आर नॉन फंजाइबल इन नेचर विच मेक्स देम यूनिक। ठीक है, ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे क्या मीनिंग है कि ये जो है दे कैन नॉट बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड ऑन अ 1-to-1 बेसिस। लाइक अगर हम जैसे नॉर्मली बात करें तो एक बिटकॉइन किसकी इक्वल है,
हमारा एक बिटकॉइन के ही इक्वलेंट है। या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर एक 100 रुपी कॉइन है, ठीक है, 100 रुपी मतलब आप बोल सकते हो कि हमारे पास 100 रुपी का नोट है, अगर आप उसको एक्सचेंज करने जाओगे मार्केट में तो आपको इक्वलेंट मिलेंगे, किसके, 100 रुपी इक्वलेंट मिलेंगे, है ना। चाहे आप 50-50 के नोट ले लीजिए, मतलब अगर आप किसी को 100 रुपी दे रहे हो तो आपको वापस भी कितना आएगा, उसके इक्वलेंट आएगा। बट अगर मैं बात करूं हमारे एनएफटीज की, तो इस मामले में ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, दे आर नॉट ऑफ इक्वलेंट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्यों है, ये है हमारे कुछ यूनिक फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे रिप्रेजेंट बोथ डिजिटल एसेट एंड अगेन फिजिकल एसेट ऑल्सो। तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये थोड़ा डिजिटल एसेट की तरह काम करते हैं, प्लस ये क्या बताते हैं हमारे, दीज आर द अमलगमेशन ऑफ फिजिकल एंड your digital asset also. Now NFTs की अगर मैं बात करूं, so they are stored in a blockchain एंड आर डिजाइंड टू बी यूनिक। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी का ऐसा नहीं है कि आपको एकदम प्रॉपर इन डेप्थ में जाके हर एक चीज पढ़नी है। अगर आप ऊपर से थोड़ी थोड़ी चीजें भी पढ़ोगे तो आपके स्टेटमेंट्स या फिर क्वेश्चन जो है वो आराम से निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, दैट दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट। अब यहाँ पे हमने पहले ही प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या बताते हैं, फिजिकल एसेट भी बताते हैं, प्लस दे शो योर डिजिटल एसेट ऑल्सो। तो ये जो स्टेटमेंट है इट बिकम्स करेक्ट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, दैट दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। ये भी ठीक है ना, ये भी हमने पढ़ा कि ये भी ठीक है। अब नाउ कमिंग बैक टू द ऑप्शंस, अब यहाँ पे हमारे पास पहला और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे सेकंड जो है मैं एलिमिनेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, सेकंड एंड थर्ड ही दिया गया है, पहले की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, नाउ दे से दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट द इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि दैट, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये किस तरीके से यूनिक है। और अगर मैं इनकी ऑनरशिप की बात करूं तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फिजिकल एंड यहाँ पे क्या बताते हैं, हमारे जो डिजिटल एसेट है वो भी बताते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं थर्ड ऑप्शन की, दैट दे कैन बी ट्रेडेड एंड एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे मैंने यूनिक फीचर आपको एक बोला था, ठीक है। इसका क्या है, यूनिक फीचर है जो कि इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन आप मुझे बताओगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम मैंने यहाँ पे एकदम चीजें जो है मैंने एकदम करेक्ट वे में बताई है कि क्यों ये इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं देता है और क्यों हम इसको यूनिक बोलते हैं। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मैंने एकदम करेक्ट कर दी। थर्ड स्टेटमेंट में उसने यही बोला है कि जब भी हम उसको ट्रेड करते हैं फिर एक्सचेंज करते हैं एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, इज इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। आपको जस्ट थर्ड स्टेटमेंट का करेक्शन करना है कि इज योर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन जो कि पूछा गया था हमारा 2021 में। और अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालोगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे किसके ऊपर पूछा गया है, हमारे आरबीआई के गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और जब मैं आरबीआई के गवर्नर की बात करती हूँ तो यू डू नॉट हैव टू only read the governor part only, rather आपको आरबीआई वाला जो पूरा सेक्शंस है वो अच्छे से कवर करना है, ठीक है। बट यहाँ पे पुटिंग एम्फोसिस ऑन द गवर्नर वाला पार्ट, उसको हम देखते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले गवर्नर का पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जब वीडियो एंड होगा तो उसमें हम कंप्लीट आरबीआई के बारे में देखेंगे, प्लस जो इंपॉर्टेंट है दैट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई वो भी रीड करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गवर्नर की बात करूं तो बच्चे हमारे ये याद रखना है कि जो आरबीआई का जो गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, he or she is appointed by the central government under the provisions of RBI Act 1935, ठीक है, RBI Act 1934। अब उसके बाद आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट डजंट कंटेन प्रोविजन स्पेसिफिकली ग्रांटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू द डायरेक्शंस। अब ये तो छोड़िए, अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्या है, हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ठीक है। दिस इज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन
एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन, ठीक है। अब अगेन ये क्या है, हमने जैसे पहले पढ़ा था कि वो ऑटोनोमस बॉडी है। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है दैट आरबीआई की जब भी मैं बात करूं तो यहाँ पे इट इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन। और इसके जो पावर्स हैं, जो गवर्नर है उनके पावर्स एंड जो फंक्शंस है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि आरबीआई गवर्नर की है, दीज आर डिफाइंड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। ये कौन देखता है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर यू कैन से जो इनके एक्ट्स हैं वो कौन देखता है, हमारे आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो गवर्नर है आरबीआई का, इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, दिस इज करेक्ट। Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in the public interest। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आरबीआई जो गवर्नर है आरबीआई का, यहाँ पे पहले इजी स्टेटमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे जो आरबीआई का गवर्नर है ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट 1934, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा एकदम करेक्ट है, सेकंड एंड फर्स्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो सर्टेन प्रोविजंस है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर ऑप्शन की या फिर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की, तो सिमिलरली यही चीज बताता है। क्या बताया है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट कंटेन एनी प्रोविजन स्पेसिफिकली ग्रांटिंग द सेंट्रल बैंक द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, इट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल बैंक द प्रोविजन द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, एंड जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। गवर्नर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। अभी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2021 में। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर से आपको पता लगता है कि समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, है ना। मनी जो है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कि उस गुना हो रही है आगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर स्पेसिफिकली मेंशन क्या करता है, फिर मनी मल्टीप्लायर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको बच्चे याद रखना है दैट इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन। सो बेसिकली जो भी लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है, जो भी लोन्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लोन्स को हम क्या बोलते हैं, लोन को हम बोलते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए अ कॉन्सेप्ट इज मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर के बारे में और पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द इनिशियल इंजेक्ट ऑफ फंड्स इनटू द सिस्टम, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, विच सेज कि हमारे पास 1:2 जो रिजर्व रेशियो है, अब ये रिजर्व रेशियो क्या है, हमारा CRR प्लस हमारा SLR, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है इसको मिला के हमारा क्या बनता है, रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज कैसे होता है, ठीक है। जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो इंक्रीज कैसे होगा, अगर मैं बात करूं किसकी, CRR की, तो CRR बेसिकली हमारा क्या है, जो कि हम रिजर्व्स रखते हैं, लिक्विड एसेट में जो भी हम रिजर्व्स रखते हैं उसको बोला जाता है CRR। हम नहीं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक्स। तो यहाँ पे जो भी बैंक्स रिजर्व्स रखते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसको क्या बोला जाता है, किस रेट के ऊपर रखा जाता है, दैट इज नोन एज CRR। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देनी है कि अगर हमारा CRR इंक्रीज होगा, ठीक है, CRR इंक्रीज होगा मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ, और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा तो वो किसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, वो बाकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। चाहे मैं बात करूं हमारे हाउस लोन की, चाहे मैं किसी और लोन की बात करूं, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। और अगर मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, अगर मेरे को कोई भी लोन है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स मैं उस चीज को अवॉइड करूंगी। मतलब जो मनी मल्टीप्लायर है, मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन है, लोन जो है वो बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है इनकरेक्ट। उसके बाद क्या बोला है, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है, दीज आर सिमिलर एज द रिजर्व्स, बट ये किस में है, हमारे लिक्विड एसेट में नहीं है, रादर हमारे जो दूसरे एसेट्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया या कोई और चीज हो गई, उसके अंदर जो भी रिजर्व्स रखे जाते हैं वो किसकी परसेंटेज के ऊपर या फिर किस इंटरेस्ट के ऊपर रखे जाते हैं, दैट इज नोन एज SLR। अब यहाँ पे भी सिमिलरली बोला गया है कि अगर हम
SLR को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हमारी मनी मल्टीप्लायर जो है, मतलब हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ज्यादा होगा या कम होगा? ऑफ कोर्स कम होगा। क्या होगा? जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट बाकी लोन्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे बैंकिंग हैबिट, लोगों की जो बैंकिंग हैबिट है वो क्या बोलती है कि लोग अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अगर लोग ज्यादा सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग हैबिट्स में क्या आएगा? सेविंग्स को इंक्रीज करना, सेविंग्स को इंक्रीज करना, लोन ज्यादा लेना, ठीक है, सर्विसेज ज्यादा लेना, सर्विसेज ज्यादा लेना, ये किस में आएगा? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट्स। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी इंडिविजुअल की डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है बैंकिंग के ऊपर तो इट मींस हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है या फिर जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो भी इंक्रीज होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो ऑलरेडी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, विच सेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। सो दिस इज वेरी इररेलेवेंट ऑप्शन हियर, ठीक है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम इसको खुद ही क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? हमें यहाँ पे पूछा गया है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और यहाँ पे जब भी मैं बात करती हूँ हमारे मनी की या फिर बैंकिंग की, तो बेटे आरबीआई जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। आरबीआई समथिंग विच यू शुड नेवर मिस आउट, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी ईयर में कब हमारा जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन इसके ऊपर पुट कर दे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हैं, बट स्टेटमेंट देखने से पहले हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को आंसर करो, सो दैट इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपका जो सोचने की शक्ति है या फिर आप जो उस चीज को देखते हो या फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट जो है वो प्रॉपर तरीके से कर पाओ, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फंक्शंस की बात करूं तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसके जो है इसके 8 फंक्शंस, ब्रॉडली इसके 8 फंक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या आता है? इट इज इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, चाहे कोई भी डिनोमिनेशन का है, यहाँ पे जो नोट है एक्सेप्शन ऑफ ₹1 एंड कॉइन्स, जो हमारा ₹1 है एंड जो कॉइन्स है उनको कौन हमारा प्रिंट करता है? वो प्रिंट करता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इसको छोड़ के जितने भी हमारे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, ठीक है, उनको कौन देता है? हमारा आरबीआई जो है वो प्रिंट करता है, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब यहाँ पे हेल्प जो है वो गवर्नमेंट को कौन देता है? आरबीआई इज द वन हु बिकम्स द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। बैंकर्स बैंक, अब यहाँ पे बोला गया है कि ये बैंक्स का भी बैंक है। अब यहाँ पे बैंकर्स बैंक से क्या मतलब है कि जो हमारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है फिर जो हमारे बाकी बैंक्स हैं उनकी हेल्प कौन करता है या फिर उनके यू कैन से कि उनका भी हेड कौन है? आरबीआई इज द वन हु इज द हेड ऑफ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड अदर बैंक्स ऑल्सो, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम क्लियर है, ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके ऊपर आते हैं कि इन्होंने पूछा है कि इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विद विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग है क्या एक्चुअली में? तो यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट्स रीड करूंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में किसको दिया गया है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है। बट अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन अदर बैंक्स, जैसे हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? दैट इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। अब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई डूबने की सिचुएशन में है या फिर किसी को कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई भी मुश्किल घड़ी में है, कोई भी बैंक अगर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आरबीआई इज द वन हु विल स्टैंड देयर टू हेल्प दैट बैंक आउट, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? लेंडिंग टू द गवर्नमेंट्स
टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बाकी बैंक्स की। फॉर एग्जांपल हमारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है इट बिकम्स करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करा गया है कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आल्सो। अब यहाँ पे बोला गया है कि इट कंट्रोल्स द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। और अगर मैं बात करूं और चीजों की, मनी सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो मनी सप्लाई में हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है जैसे इन्फ्लेशन या फिर कभी भी हमें डीफ्लेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उससे भी हमारा जो आरबीआई है वो ही कंसीडर करता है, वही चेक करता है कि हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो इकोनॉमी में सिचुएशन है वो किस तरीके की चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स। अगर कोई भी बैंक जो है वो प्रॉपरली खुद को रेगुलेट नहीं करता है, या फिर कोई भी ऊंच नीच जो है, अगर कोई भी यू कैन से कि अगर कोई भी रेगुलेशंस है उनको प्रॉपरली अगर कोई भी बैंक फॉलो नहीं कर रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, या तो पेनाल्टी पे करता है उसको, या तो वो जो कमर्शियल जो पर्टिकुलर बैंक है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, उसको पेनाल्टी पे करनी पड़ती है टू द आरबीआई, या फिर उसको स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशनल फंक्शंस भी आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स में, आपने देखा होगा कि बहुत सारी एड्स हैं जहाँ पे बोला जाता है कि धोखाधड़ी से हमें बचना है, कैसे हमें अपने पैसे को सेव करके रखना है। तो ये आरबीआई के ही जो हमारे आरबीआई के ही प्रमोशनल एड्स होते हैं, तो इनका फंक्शन, वन ऑफ इट्स फंक्शन इज कि प्रमोशनल फंक्शंस भी क्या है, इनका एक तरह का फंक्शन है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, आरबीआई के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ दे हैव आस्क्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी अपने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि जो आरबीआई यूज करता है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ टूल है एक तरह का, जो कि कौन यूज करता है, हमारा आरबीआई यूज करता है, आरबीआई यूज करता है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, या फिर आप बोल सकते हो कि हम क्या करें, चीजों को एकदम नॉर्मलाइज कर सके, ठीक है, चीजों को एकदम बैलेंस करने में, हमारी इकोनॉमी को बैलेंस करने में, चीजों को नॉर्मलाइज रखने में क्या करता है, एक जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक टूल की तरह यूज करता है, कौन, आरबीआई। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या पूछा गया है, दैट इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर उसको क्या करना है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है परफॉर्म करनी है, या फिर टूल जो है वो यूज करने हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि वो नहीं करेगा, ठीक है, जो कि वो नहीं करेगा। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को बेसिकली जो हमारा आरबीआई है वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है, जो हमारे पास मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज करने की बात जो है वो करी गई है। और वो इंक्रीज कैसे होगा, अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट को, अगर हम जो हमारे पास जो कमर्शियल बैंक्स में जब भी हम हाउस लोन लेने जाते हैं, फिर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, पर्सनल लोन इज ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली आपको ज्यादा रेट पे मिलेगा, बट अगर मैं कंपेयर करूं या फिर अगर मैं नॉर्मलाइज तरीके से, अगर मैं नॉर्मल वे में इन जनरल अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी आती है, ठीक है, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी आती है, तो इट मींस वहां पे जो बैंक्स हैं या फिर आरबीआई की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो इट इज परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बट अगर मैं बात करूं हमारे एक्सपेंशनरी की, ठीक है, एक्सपेंशनरी की जब मैं बात करूं तो आपको हमेशा याद रखना है कि मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात करी गई है। और बढ़ेगा कैसे, जब हम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देंगे। अब ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा, अगर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम पे कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास जो है मैं पहले 15,000 देती थी, अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, नाउ आई एम पेइंग 5,000 ओनली, तो मेरे पास 10,000 जो है मेरी पॉकेट में आए, इट मीन्स मेरे पास मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करने की बात करी गई। सो कमिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम कट करें एंड ऑप्टिमाइज करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को अगर हम कम करें, सो ठीक है, कम करके देखते हैं। अगर हमारा एसएलआर जो है वो कम हो रहा है, तो इट मींस इसका इंपैक्ट बाकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी पड़ेगा,
है ना, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है। और अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो रहा है तो इट मींस हमारा जो मनी सप्लाई है, जो हमारा मनी सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्या है, इंक्रीज इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इंक्रीज इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब उससे पहले ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, वो तो हमने समझ लिया था पहले ही कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इट इज द परसेंटेज ऑफ NDTL दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये हमने पहले ही देखा था कि हमारे पास जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो एक्जैक्टली है क्या। बट यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो क्या है। सो बेसिकली आपने सुना होगा कि अगर ओवरनाइट लोन लेने की जरूरत है या फिर ओवरनाइट पैसे की जरूरत है किसी भी बैंक को, तो RBI क्या करती है, उसको जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर देती है उसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, क्या है, इट इज द रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द RBI अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, समझ आई सभी को कि यहाँ पे कोलेट्रल भी रखा जाता है विच इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे कोलेट्रल की है अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, अगर हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, और मनी सप्लाई क्या होगी, इकोनॉमी में कम होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, हमारी इनकरेक्ट है इन वे कि जो हमारे साथ देता है या फिर नहीं। अब यहाँ पे क्या है, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। अब बैंक रेट एंड रेपो रेट क्या है, हमारा बेसिकली एक लॉन्ग टर्म लोन है और शॉर्ट टर्म लोन है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनका कि हमारा अगर बैंक रेट या फिर अगर मैं बात करूं हमारे रेपो रेट की अगर ये इंक्रीज होगा तो इट मीन्स अगर ये कट होगा, ठीक है, अगर ये क्या होगा, कट होगा, मतलब ये अगर डिक्रीज होगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा, प्लस हमारी जो मनी सप्लाई है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम अच्छा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा क्या गया है, वुड इट नॉट डू, और अगर मैं उस बेसिस पे करूं तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, ये एकदम करेक्ट हो जाता है, और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या आया, इट इज टू ओनली। तो यहाँ पे एकदम सीक्वेंस सभी को समझ आया कि कैसे अगर हमारा एक चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, हमारे जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, वो एकदम उल्टे चलते हैं हमारे किसके, मनी सप्लाई के। जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे मैं बात करूं हमारे बैंक रेट की, चाहे मैं बात करूं हमारे रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, SLR की, या फिर और भी मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, वो हमेशा ऑपोजिट चलते हैं किसके, मनी सप्लाई के। अगर हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज होंगे तो इट मींस मेरा जो मनी सप्लाई है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड वाइसा वर्सा। अगर मेरे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो मेरा मनी सप्लाई क्या होगा, मेरा मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है। तो ये थे हमारे एक पार्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। बट आपको यहाँ पे आइडिया किसका था, बेसिकली आपको आइडिया किसका मिलना चाहिए कि हमारा जो मनी, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अभी वाले क्वेश्चन की जो कि अभी हमने अटेम्प्ट करे, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि आरबीआई जो है एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बात करूं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की, चाहे मैं उसमें बात करूं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की या फिर ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हमारा इंपैक्ट करता है इकोनॉमी पे, वो चीजें भी आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर मैं चेंजिंग ट्रेंड की बात करूं तो पहले टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते थे बेसिकली आप बैंकिंग के ऊपर, आरबीआई से पूछ लिया, फिर कमर्शियल बैंक्स के ऊपर पूछ लिया। बट अभी चेंजिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, हमारे क्रिप्टो के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा जो डिजिटल कॉइन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको अपने अप्रोच को थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग बना के आपको इन सब चीजों के ऊपर भी फोकस जो है अपना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपको आइडिया हो गया कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, और कैसे मेरे को अपनी जो मनी एंड बैंकिंग जब भी मैं पढ़ूंगी तो मेरे को अपनी अप्रोच को किस तरीके से रखना है। ठीक है, बेसिकली आइडिया यही था। और अगर आपको इन डेप्थ यहाँ पे, अगर आपको एकदम प्रॉपर आपको एक नॉलेज चाहिए हमारा मनी एंड बैंकिंग का, सो मैं
ऑलरेडी लेक्चर जो है वो ले चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मेरा प्रॉपर जो है वो प्ले लिस्ट जो है वो रेडी है, जहाँ पे मैंने बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक टॉपिक्स जो है वो कवर करे हैं। प्रॉपर प्ले लिस्ट जो है वो बनी है। आपको करना सिर्फ ये है कि जो भी मैं अभी टॉपिक्स कर रही हूँ, जिन जिन टॉपिक्स के भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर रही हूँ आपके साथ, और आपको भी क्या करना है, मेरे साथ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। उससे आपको क्या होगा, आपको और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपका जो कॉन्सेप्ट को लेके फिर सब्जेक्ट को लेके जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको करना ये है कि वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आपको पर्टिकुलर वीडियो जो है वो ढूंढनी है, आपको वहां पे नाम भी मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देखना है और क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। सो तब तक आपको रिविजन जो है वो कंटिन्यू रखनी है, और ज्यादा क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, प्लस हम और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। यहाँ से हम आगे वाले सेशंस में भी और अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे, बट तब तक आपको रिवीजन जो है वो करते रहने हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।